बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। बहरहाल हफ्ता भर तो इसे आराम करना ही होगा। हमारे जाने के बाद शॉन बआसानी इसकी देखभाल कर लेगा। टीयान के आखिरी जुमले पर वसीम ने चौंक कर मुझे देखा। अभी तक मैंने इसे अपनी खटमंडू रवानगी के बारे में कुछ नहीं बताया था। वो अच्छे बगैर न रह सका। वजदान, आप लोग कहीं जा रहे हो? मैंने इस बात में गर्दन हिला दी। कहाँ? इसके लहजे की हैरत दो चंद हो गई। मैंने कहा, अभी बताता हूँ। लीयान ये समझी कि शायद मैं इसकी मौजूदगी में बात नहीं करना चाहता। वो फर्स्ट एड बॉक्स को समेटते हुए बोली, तुम लोग गप लगाओ, मैं दीगर काम देख लूं। जाने से पहले एक मुनासिब सी तैयारी भी करना है। लीयान ने दूसरी मर्तबा जाने का जिक्र किया तो वसीम बेहद उलझन ददा नजर से मुझे तकने लगा और जब लीयान कमरे से रुखसत हो गई तो वो फट पड़ा। ये जाने का क्या चक्कर है वजदान? मैंने निहायत ही मुख्तसर अल्फाज में इसे अपने हंगामी प्रोग्राम से आगाह किया। इसने न सिर्फ पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी बल्कि वो मामले को नजाकत को भी बखूबी भांप गया। एक गहरी सांस लेते हुए इसने कहा, वजदान, अगर तुम्हें साहिल का कुछ सुराग मिल गया है तो पहली फुर्सत में तुम्हें इसकी जान में रवाना हो जाना चाहिए। फिर एक लम्हे के तवक्कुफ से इसने इजाफा किया, इस मजबूरी ने मुझे बेबस कर दिया है। इसने टी बंदे पाँव की जानिब इशारा किया। अफसोस कि मैं इस मिशन में तुम्हारा साथ देने के काबिल नहीं हूँ। विश यू गुड लक। मैंने आगे बढ़कर इसे गले से लगा लिया और इसका शाना थपकते हुए तसल्ली अमेज़ लहजे में कहा, तुम फिक्र न करो यार, इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। अगर मैं तुम्हारे पास न आ सका तो तुम्हें अपने पास बुलवा लूंगा। तुम टिक कर और पूरी तवज्जो से अपना इलाज कराओ। वसीम को दवा खिलाने के बाद इस कमरे से उठ आया। वो मुझसे बहुत सारी बातें करना चाहता था लेकिन मैं चाहता था वो थोड़ा आराम कर ले। दवा में एक गोली भी थी जो असाब को सुकून पहुंचाकर नींद तारी करती थी। अगर वो घंटा दो घंटा और सो लेता तो ये इसके हक में बेहतर था। लीयान अपने बेडरूम में कपड़ों वाली अलमारी को उलट पलट कर रही थी। मुझे देखकर इसने हाथ रोक लिया। थोड़ी देर बाद हम सिटिंग रूम में बैठे आइंदा के प्रोग्राम पर गुफ्तगू कर रहे थे। लीयान एक पूरा अज़म लड़की थी। वो जिंदगी में थ्रिल की ख्वाहां थी। एडवेंचर का इसे मौका तो मिलता रहता था मगर वो इससे बढ़कर चाहती थी। अजीब लड़की थी। इस महाज पर सरगर्मी दिखाने की जरूरत थी, वहाँ वो बेरगबती और उकताहट का शिकार थी। अब से मुझे इसकी नफ्सियात की टेढ़ का इल्म हुआ था। मैं इसके इलाज के लिए संजीदगी से सोचने लगा था। इंसान की फितरत सानिया इसके माहौल से भी बहुत असर कबूल करती है। जो लड़कियाँ और औरतें दिन भर मर्दों के दरमियान रहकर अमोरे जिंदगी सर अंजाम देती रहती हैं, इनकी सोच में एक मखसूस किस्म की सख्ती आ जाती है। ऐसे ही मर्दाना शौक अपनाने वाली औरतें भी खासी जंगजुयाना ख्यालात की मालिक हो जाती हैं। मसलन मार्शल आर्ट्स और रेसलिंग वगैरह सीखने वाली खवातीन के मिजाज में एक खास किस्म का जारहानापन आ जाता है। लीयान ने भी फनून अरबो ज़रब की तरबियत हासिल कर रखी थी। इसके मसले की तह में उतरने के लिए इसकी हिस्ट्री लेना जरूरी था। मैं आज खुद इसके मसले को छेड़ना नहीं चाहता था। अलबत्ता अगर वो इस मौजू को दोबारा जिंदा करती तो मैं इसकी तबीयत साफ कर देता। इसने पूछा, वजदान, क्या तुम्हें कभी किसी एक जगह ठहर कर जिंदगी गुजारने का मौका भी मिला है? अभी तक तो ऐसा मौका नहीं मिला, मैंने जवाब दिया। तुम्हारी ख्वाहिश तो होगी। हर इंसान अपनी जिंदगी में आराम सुकून का ख्वाह होता है। मैंने कहा, लेकिन मैं ऐसे आराम और सुकून का कायल नहीं जिससे जिंदगी ठहरी ठहरी लगने लगे। बहरहाल मुझे कभी कहीं टिकने का मौका नहीं मिल सका। मैंने सुना है तुम जिस लड़की के पीछे काठमांडू जा रहे हो इसका तल्लक बुद्ध मत से है। तुमने बिल्कुल दुरुस्त सुना है, मैंने तायद की। इसका नाम दन्नो था, तुमने बदल कर साहिल कर दिया। हाँ, ये भी हकीकत है। क्या नाम के साथ तुमने इसका मजहब भी तब्दील कर दिया? मैंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की, मैंने जवाब दिया। मगर तुम ये बात क्यों पूछ रही हो? वो तामल करते हुए बोली, मेरा अंदाजा था तुमने ऐसा किया होगा। तुम्हारा ये अंदाजा किस बिना पर था? मैंने सुना है मुसलमान अमूमन यही करते हैं। मेरी आंखों में देखते हुए बोली, और तुम भी एक मुसलमान ही हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मैंने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। लेकिन तुम्हारी सुनी सुनाई को फार्मूला नहीं बनाया जा सकता। मैंने कभी इस हवाले से साहिल पर दबाव नहीं डाला था। असल में मेरे सामने एक मिसाल मौजूद है। मैं इसलिए कह रही थी। वो शॉन के वालिदैन की शादी का हवाला देते हुए बोली। मैंने पूछा, क्या कभी शॉन ने भी तुम पर जोर दिया कि तुम इसका मजहब इख्तियार कर लो? नहीं तो? इसने आंखें फैलाते हुए कहा। इस मिसाल को भी अपनी याददाश्त में महफूज कर लो। मैंने फजा में उंगली उठाते हुए कहा, तुम बातों में चित कर देते हो। वो बेसाख्ता बोली। मैंने इसके बेसाख्ता इजहार पर कोई तबसरा नहीं किया और गुफ्तगू के मौजू को मार्शल आर्ट्स की जानब मोड़ दिया। हमारे दरमियान घंटा भर इस
टॉपिक पर डिस्कस होता रहा। लंच हम तीनों ने एक साथ किया। इस वक्त तक शॉन और हिंग की वापसी नहीं हुई थी। लंच के बाद ली यान ने कहा कि वो थोड़ा आराम करेगी। रात इसकी नींद पूरी नहीं हो सकी थी और वो खुद को खासा मुजहमल महसूस कर रही थी। मैं इसे छोड़कर वसीम वाले कमरे में आ गया। अब इसकी तबीयत खासी बेहतर थी। हाथ पांव की चोटों को तो अपने वक्त पर ही ठीक होना था। ताहम वो तकलीफ दे कैफियत से निकल आया था। तन्हाई मुयसर आते ही इसने पूछ लिया, हमारे डॉक्यूमेंट्स का मसला तो अटक गया था, फिर तुम किस तरह न्यू जर्सी से काठमांडू तक सफर करोगे? इसके सवाल के जवाब में मैंने इसे तफसील बता दी। वो बोला, यार वजदान, ये मिस्टर हेंग तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? मैंने चौंक कर पूछा। वो गड़बड़ा गया, बोला, मेरा मतलब है तुम्हारा बहुत ख्याल रख रहा है। ख्याल कैसे नहीं रखेगा? एक तरह से मैं इन लोगों का दामाद हूँ। ओह, इसने एक गहरी सांस ली और मेरी बात की तह में पहुंच गया। पूछने लगा, क्या तमाम बुद्ध मत इतने ही अच्छे होते हैं? मैंने गंभीर अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, इंसान के अच्छा या बुरा होने का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। दुनिया के तमाम मज़ाहब में अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं। किसी भी मजहब को बुरा नहीं कहना चाहिए। दुनिया के तमाम मजहब बुनियादी तौर पर अच्छाई ही का दर्श देते हैं और बुराई की मजम्मत करते हैं। वो हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे तकने लगा। क्या हो गया भाई? मैंने इससे पूछा। वो उलझे हुए लहजे में बोला, वजदान, तुम आखिर चीज क्या हो? मैं चीज हूँ और ना ही मार्जरीन। मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम ना चीज ही समझो। मैं दानिस्ता वसीम से मजाक के रंग में बात कर रहा था कि इसका दिल बहलता रहे और वो एक काबिल भरोसा और सच्चा इंसान था। हमें एक साथ बहुत कम वक्त गुजारने का मौका मिला था और आइंदा मेरे हालात का ऊंट किस गड़बड़ बैठने वाला था इसके बारे में कबल अज वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता था। तुम कभी इंतहाई दुनियादार नजर आने लगते हो और कभी दीनदार बन जाते हो। वो मुझे टटोलती हुई नजर से देखते हुए बोला, पता नहीं तुमने क्या क्या पढ़ और सीख रखा है। मैंने जिंदगी का सबक पढ़ रखा है और इंसानों की नफ्सियात सीखने और जानने की कोशिश करता रहता हूँ। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, मैं जो कुछ भी कहता हूँ वो मेरा तजर्बा है। तुम बड़े तजर्बाकार हो वजदान, कुमानी के अंदाज में बोला। मैं इसे मजीद तजर्बे की बातें बताने लगा। 5 बजे करीब मिस्टर हेंग शॉन के साथ वापस आ गया। वो दोनों अलग अलग इस अपार्टमेंट से निकले थे, मगर यूं महसूस होता था वो पूरा दिन एक साथ ही रहे हों। हिंग ने मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि काम हो गया था। हमें रात 9 बजे की फ्लाइट से न्यू जर्सी को खैरबाद कहना था। वो मेरे और ली यान के लिए जरूरी शॉपिंग भी कर लाया था। वो खासा थका हुआ दिखाई देता था। मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी महसूस न हुई कि इसे तमाम अमूर से निबटने के लिए बड़ी दौड़ धूप करना पड़ी थी। अब मैं तुम्हारे चेहरे पर काम करूंगा। मैंने पूछा, काठमांडू में मजीद कोई राब्ता हुआ? नहीं, इसने नफी में गर्दन हिलाई। चाइना टाउन का क्या हाल है? मैं इधर नहीं जा सका। इसने बताया, एक पब्लिक बूथ से मैंने अपने मुलाजिम से बात की थी। इसने बताया है हाँ सब ठीक है। हैरत है, मुझे इसकी बात का यकीन न आया। क्या FBI वाले इतने ही सुस्त और कामचोर हैं? वो कुछ सोचते हुए बोला, मुझे पहले ही शक था कि तुम्हारे साथ कोई धोखा हुआ है। बहरहाल हकीकत जल्द ही सामने आ जाएगी। ट्राई बीका वाले अपार्टमेंट पर चढ़ाई करने वाले का ताल्लुक FBI से था या फिर वो कोई दूसरा ही मामला है? एक लम्हे को रुक कर इसने कहा, तुम इस सिलसिले में अपने जहन को क्यों थकाते हो? मैं हूँ ना चाइना टाउन, ट्राई बीका, हत्ता के न्यू जर्सी में भी जो हालात पेश आएंगे मैं इनसे निपट लूंगा। फिर मैंने इस सिलसिले में हिंग से कोई सवाल नहीं किया। मैंने महसूस कर लिया वो किसी मसलहत की बिना पर मुझसे कुछ छुपा रहा था। हो सकता है कि कोई ऐसी गड़बड़ वाकया हो चुकी हो जिसका जिक्र करके वो मुझे परेशान न करना चाहता हो। मैंने भी खामोशी इख्तियार कर ली। 1 घंटा बाद हिंग ने अपना काम मुकम्मल कर लिया और मेरी तरफ देखते हुए बोला, मैंने 19-20 के फर्क से तुम्हें शॉन बना दिया है। अब तुम ली यान के साथ इसके शौहर की हैसियत से बआसानी सफर कर सकते हो। छोटी मोटी मुश्किलात को ली यान खुद टैकल कर लेगी। तुम खुद भी मेकअप में अच्छी खासी महारत रखते हो। अगर जरूरत पड़ी तो अपने चेहरे की टचिंग कर सकते हो। तुम्हें जरूरी और हालात को देखते हुए मैंने थीम तब्दील करने की कोशिश नहीं की। इसके बाद मुझे शॉन के दस्तखत करने की प्रैक्टिस कराई गई। इसके नाम से जारी तमाम क्रेडिट कार्ड्स अब मेरे इस्तेमाल में आने वाले थे। मैंने थोड़ी कोशिश करके इनके पिन कोड्स को अपने जहन में महफूज कर लिया। इसके अलावा इन पासवर्ड्स को भी एक डायरी में भी नोट कर लिया। ली यान के पास भी इसके जाती कार्ड्स मौजूद थे। क्रेडिट कार्ड्स ने जिंदगी को खासा आसान बना दिया है, बशर्ते कि आप इनको अफोर्ड कर सकते हो। जो बैंक आपको ये सहूलत देता है वो अपने फायदे को पहले देखता है। अमेरिका में और अब तो तकरीबन पूरी दुनिया में क्रेडिट कार्ड्स बड़ी फरावानी से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पिछले 1-2 साल से पाकिस्तान में भी इनका एक सैलाब सा आया हुआ है। ली यान ने इस दौरान में पैकिंग कर ली थी। मुझे किसी किस्म के सामान की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम दोनों
सियाहत के लिए नेपाल जा रहे थे, लिहाजा बाज़ तकादे निभाना जरूरी थे। हम दोनों ने एक एक सफरी बैग और फोटोग्राफी के जरूरी आलात रख लिए थे। प्रोग्राम के मुताबिक हमें जरा जल्दी घर से निकलना था। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के नजदीक हम किसी रेस्टोरेंट में बैठकर कुछ खाते पीते, फिर मैं और ली यान एयरपोर्ट की जानिब रवाना हो जाते। शॉन को वसीम के पास घर ही में रहना था। हिंग रेस्टोरेंट तक हमारा साथ देता और वहीं से हमें रुखसत कर देता। जब तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई तो हिंग ने मुझसे कहा, मैं जरा काठमांडू में जानूस से राब्ता करके इसे तुम्हारी आमद के बारे में कंफर्म कर दूं, ताकि वो लोग तुम्हें एयरपोर्ट से सीधा सिटी अस्पताल ले जाएं, जहां पर डॉक्टर मोंग और साहिल मौजूद हैं। ये कुछ अजीब सा नहीं हो जाएगा मिस्टर हिंग? मैंने उलझनददा अंदाज में कहा। हम सियाहत की घर से नेपाल जा रहे हैं। असूली तौर पर हमें एयरपोर्ट से निकलकर किसी होटल का रुख करना चाहिए। वो जोशीले अंदाज में बोला, मैंने इसका भी बंदोबस्त कर रखा है। काठमांडू के अन्नपूर्णा होटल में तुम दोनों के नाम से एक कमरा बिल करवा दिया है। अन्नपूर्णा खूबसूरत लोकेशन का होटल है। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की और तौसीफी नजर से हिंग को देखा। अन्नपूर्णा होटल मेरा देखा हुआ था। अन्नपूर्णा के मानी बुलंदी के हैं। मजकूरा होटल भी खासी बुलंदी पर वाक़या था। वैसे अन्नपूर्णा के नाम से वहाँ एक पहाड़ भी मौजूद है। हम अपार्टमेंट से रुखसत होने लगे तो शॉन ने सरगोशियाना अंदाज में मुझसे कहा, ली यान खासी खिसकी हुई है, औरत है, इसकी किसी ऐसी हरकत का बुरा ना मनाना। डोंट वरी एंड टेक हार्ट। मैंने इसके शाने को थपथपाया, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। एक लम्हे को रोक कर मैंने इजाफा किया और कोशिश करूंगा जब ये तुम्हारे पास आए तो खिसकी हुई ना हो बल्कि सुधरी हुई हो। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? तो जल्दी से असबाद में सर हिलाने लगा। हम अपार्टमेंट से रवाना हुए और एक रेस्टोरेंट में जा बैठे। बवक्ते रुखसत वसीम बड़े जज्बाती अंदाज में मुझसे बगलगिर हुआ। मैं जुबान से कुछ बोलने की बजाय तसल्ली अमेज अंदाज में इसकी पीठ थपकता रहा। हम बड़े जज्बाती अंदाज में जुदा हुए थे। मिस्टर हिंग बहुत चुप चुप और संजीदा नजर आ रहा था। मैंने इसकी वजह पूछी तो वो बोला, शायद बुद्धा की मर्जी नहीं कि हम एक साथ किसी खुशी को एंजॉय कर सकें। खैर, वो जरा देर को मुतवक्किफ हुआ, फिर बहराई हुई आवाज में बोला, तुम एक अहम मिशन पर जा रहे हो। खुदा तुम्हें कामयाबी दे, खुशियों के और मौके भी आते रहेंगे। मैंने अपने अंदाजे के पेश नजर इसे सवाल किया, क्या तुमने कोई खास प्रोग्राम बना रखा था? हाँ, इसने असबाद में गर्दन हिलाई। चंद रोज बाद नया साल शुरू होने वाला है। चाइना टाउन में बड़े जोशो खरोश से हैप्पी न्यू ईयर की तकरीबात मुनक्किद होती हैं। एक जश्न का सा समा देखने को मिलता है। तुम चीनी नए साल की आमद की बात कर रहे हो ना? बिल्कुल, मैंने इस मर्तबा ये त्योहार तुम्हारे साथ मनाने का प्रोग्राम बना रखा था। मैंने पूछा, वैसे चीनी साल कब से शुरू हो रहा है? इस साल 12 फरवरी से चीनी नए साल का आगाज हो रहा है, इसने जवाब दिया। हिंग ही की जुबानी मुझे पता चला था कि चीनी नए साल के आगाज के लिए एक खास फार्मूला मौजूद है। हर ईसवी कैलेंडर में 19 जनवरी के बाद जो भी पूरा चांद आता है, वहाँ से चीनी कैलेंडर की इब्तिदा हो जाती है। इस साल ईद उल फितर यानी यकम शवाल 29 जनवरी को पड़ रहा था। अमेरिका में इस वक्त 28 जनवरी की रात होती। इस हिसाब से पूरा चांद यानी 14 शवाल 12 फरवरी को पड़ता। मैंने मिस्टर हिंग की उदासी दूर करने की खातिर कहा, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह कभी खुशी का ये मौका मैं तुम्हारे साथ जरूर एंजॉय करूंगा। थोड़ा रुककर मैंने इजाफा किया, और तुम ये क्यों समझते हो इस साल हम हैप्पी न्यू ईयर एक साथ नहीं मना सकेंगे? इस इवेंट में अभी पूरे 15 दिन बाकी हैं। वो खामोश रहा, ताम इस खामोशी में भी इसके होंठों पर एक मानी खेज मुस्कुराहट सजी रही। मैं नहीं जानता वो इस वक्त अपने जहन में क्या सोच रहा था, मगर ये बात यकीनी थी कि वो मुझसे बिछड़कर बेहद मलूल था। एयरपोर्ट पहुंचने का वक्त हुआ तो हिंग ने हमें नेक ख्वाहिशात के साथ रुखसत कर दिया। हम एक कैब में बैठकर एयरपोर्ट पहुंचे और मुख्तलिफ एयरपोर्ट मराहल से गुजरने के बाद बिल आखिर तैयारे में जा बैठे। मजकूरा मराहल में कहीं भी कोई अड़चन पैदा न हुई, गोया मुझे असली शौन तस्लीम कर लिया गया था। इस तस्लीमो रजा में मुझे ली यान का एडवांटेज हासिल था। तैयारे में सवार होने के बाद भी मैं कुछ देर तक बेचैन रहा और किसी भी नाखुशगवार वाक़े के लिए खुद को ज़हनी तौर पर तैयार रखा। एक मरतबा काठमांडू एयरपोर्ट पर मैं एक नाखुशगवार वाक़े से गुजर चुका था। मैं शोभा और धनों के साथ काठमांडू से दिल्ली जाने के लिए एक तैयारे पर सवार हुआ था और प्रवास से पहले ही हमें नीचे उतार लिया गया था। इसके बाद हम तीनों को जिस सलूक से गुजारा गया वो आज तक मेरी याददाश्त में महफूज था। मैं इस वक्त भी काठमांडू जा रहा था। शायद काठमांडू के हवाले से वो वाकया मेरे जहन में ताज़ा हो गया। ताहम खैरियत गुजरी और अपने मुकर्ररा वक्त पर तैयारे ने जमीन छोड़ दी। मैंने एक तवील सांस खारिज की और सीट की पुश से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। काठमांडू और हांगकांग का एयरपोर्ट को लैंडिंग के हवाले से दुनिया के मुश्किल तरीन एयरपोर्ट में शुमार किया जाता है। काठमांडू खतरनाक पहाड़ियों की वजह से और हांगकांग समंदर के बायस तैयारा पायलट के लिए एक कड़ा इम्तिहान साबित होते हैं। बहरहाल हमारे तैयारे ने बखैर आफियत अपनी मंजिल को छू लिया।
लिया। न्यू जर्सी से काठमांडू तक पहुंचने के लिए हमें 2 तैयारों में सफर करना पड़ा था। रास्ते में 1 घंटे का ब्रेक जर्नी था क्योंकि हमें डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिल सकी थी। मैं नहीं जानता ये वक्त की मजबूरी थी या फिर न्यू जर्सी से काठमांडू तक कोई डायरेक्ट फ्लाइट आती ही नहीं थी। एयरपोर्ट पर जानूस बेनफ्सी नफीस हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद था। प्ले कार्ड का सहारा लेकर वो हम तक रसाई हासिल करने में कामयाब हुआ। मैं शॉन और ली यान के नामों वाले प्ले कार्ड देखकर खुद ही इनकी तरफ मतवज्जो हो गया था। मिस्टर इंग ने जानूस को हमारी बारे में बड़ी वजाहत से बता रखा था कि कोड वर्ड्स के तबादले के बाद हम एक दूसरे पर एतमाद करने को तैयार हो गए। जानूस के साथ एक बावर्दी शोफर भी मौजूद था। जानूस लगभग 50 साल का एक सांवला सा शख्स था। दराज कामत और मजबूत बदन, इसने आंखों पर स्याह चश्मा लगा रखा था। सर के बाल आधे से ज्यादा उड़ चुके थे और चुंदिया बड़ी वजाहत से चमकती नजर आ रही थी। जानूस के मिजाज में एक अक्खड़पन झलकता था। इसने मसनूई मुस्कुराहट के साथ हमसे मुसाफा किया और हम इसकी गाड़ी में जा बैठे। अगले ही लम्हे गाड़ी पार्किंग से निकलकर काठमांडू की एक कशादा सड़क पर दौड़ने लगी। मैंने नेपाल और खुसूसन काठमांडू में खासा वक्त गुजारा था और यहाँ की राह और रस्म से बखूबी आगाह था। इंस्पेक्टर ब्रिंद्रा, इंस्पेक्टर आजम खान, मायामती, शोभा और धनो के साथ मैं यहाँ की सड़कों पर बहुत घूमा था। काठमांडू ही में नीलगिरी से मेरा पहला तारफ भी हुआ था। नीलगिरी का ख्याल आते ही मैं इसके तस्वर में खो गया। इस पूरा असरार हस्ती ने मेरी जिंदगी में बड़ा तिलस्मी किरदार अदा किया था और अभी तक कर रही थी। इसने कराची में KDA स्कीम के एक बंगले में अपने नादीदा तिलस्मी चक्कर के जरिए मुझे जिंदगी के जिस तजर्बे से गुजारा था, मैं इसे सारी उम्र फरामोश नहीं कर सकता था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि हम किसी और सिमत जा रहे हैं। ये वो रास्ता नहीं था जो सिटी अस्पताल तक जाता था। मैंने पैसेंजर सीट पर बैठे हुए अपने मेजबान को मुखातब करते हुए पूछा, मिस्टर जानूस, क्या हम सिटी अस्पताल नहीं जा रहे? नहीं मिस्टर शोन, इसने मुख्तर सा जवाब दिया। फिर कहाँ जा रहे हैं? फ्रीक स्ट्रीट। इसने बताया, आप दोनों की रिहाइश का बंदोबस्त वहीं किया गया है। मैंने कदरे बिगड़े हुए लहजे में कहा, हमारी रिहाइश कोई मसला नहीं, अन्नपूर्णा होटल में हमारे लिए कमरा बुक है, तुम हमें जल्द अज जल्द डॉक्टर मोंग तक पहुँचा दो। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, मैं आप लोगों को डॉक्टर मोंग के हुक्म पर ही फ्रीक स्ट्रीट ले जा रहा हूँ। वहाँ मेरा एक शानदार बंगला मौजूद है। डॉक्टर मोंग ने कहा है, अब आप बंगले पर पहुँचेंगे तो वो आपसे बात करेंगे। मैंने उलझनदार लहजे में कहा, इनकी तबीयत कैसी है? अब खासे बेहतर है, इसने बताया। क्या डॉक्टर मोंग सिटी अस्पताल में ही है? मुझे इस बात में जवाब मिला। और साहिल, मेरा मतलब है धनो, मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा। इसने जवाब देने में थोड़ा तामल किया, फिर बोला, वो भी डॉक्टर मोंग के साथ सिटी अस्पताल ही में है। ये सोच कर के मैं अपनी साहिल के बहुत करीब पहुंच चुका हूँ। मेरे दिलो दिमाग की अजीब हालत हो रही थी। जी चाहता था अभी उड़कर इसके पास पहुंच जाऊं, मगर जानूस मुझे फ्रीक स्ट्रीट के किसी बंगले में पहुंचाना चाहता था। मुझसे सब्र न हो सका और मैंने कदरे दुरुस्त लहजे में कहा, मिस्टर जानूस, मैं अभी और इसी वक्त सिटी अस्पताल जाना चाहता हूँ। तुम समझने की कोशिश करो शॉन। वो गहरी संजीदगी से बोला, डॉक्टर मोंग ने किसी मसलत की बिना पर ही तुम्हें मेरे बंगले पर ठहराने का हुक्म दिया है। वो बहुत ज्यादा एहतियात से काम ले रहे हैं। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं यहाँ हम कितने संगीन हालात से गुजर रहे हैं। मैं यहाँ के हालात की संगीनी को सबसे ज्यादा जानता हूँ। ना चाहते हुए मेरा लहजा खासा तलख हो गया। तुम गाड़ी को सिटी अस्पताल की जानब मुड़वाते हो या फिर कोई टैक्सी पकड़ लो? तुम बहुत जज्बाती हो रहे हो मिस्टर शॉन। हाँ, ऐसी ही बात है। ली यान मेरी बीवी की हैसियत से काठमांडू पहुंची थी, लिहाजा बीवियों वाला किरदार अदा करने से गाफिल नहीं थी। वो बार बार मेरे बाजू को खींचकर इस तलख कलामी से मना कर रही थी। जानूस ने कहा, जज्बाती होने से मामला बिगड़ जाएगा। डॉक्टर मोंग बड़ी खूबसूरती से हालात को टैकल कर रहे हैं। 15-20 मिनट बाद हम फ्रीक स्ट्रीट वाले बंगले पर पहुंच जाएंगे। फिर मैं डॉक्टर मोंग से तुम्हारी बात करवा दूंगा। तुम इनसे तस्दीक कर लेना कि मैं अपनी तरफ से एक लफ्ज भी नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ इनके अहकाम की तामील कर रहा हूँ। जानूस की बात खत्म हुई ही थी कि इसके शोफर ने संजीदा लहजे में कहा, सर, हमारा ताक़ब किया जा रहा है। मैं एक सुर्ख रंग की जीप को अपने पीछे देख रहा हूँ। वो कुछ फासला रखकर एयरपोर्ट से हमारे साथ साथ चली आ रही है। जानूस के साथ ही मैंने भी पलटकर सुर्ख जीप की तरफ देखा। शोफर की बात की तस्दीक हो गई। जानूस ने गहरी संजीदगी से कहा, डायरेक्ट फ्रीक स्ट्रीट की तरफ जाने की जरूरत नहीं, मुख्तलिफ सड़कों पर इस जीप के अपने पीछे दौड़ाओ, जरा पता तो चले इनका मकसद क्या है। ओके सर, शोफर ने निहायत ही फर्माबरदारी से कहा। जानूस ने अपने कोट की अंदरूनी जेब में से गन बरामद की। बड़ी महारत के साथ इसका क्लिप चेक किया और मुतमिन होने के बाद गन को बैरूनी जेब में डाल लिया। मुझे यकीन था इसका शोफर भी गैर मुसल्ला नहीं होगा। हमारे पास किसी किस्म का कोई आतिशी हथियार मौजूद नहीं था। तुम देख रहे हो मिस्टर शॉन? जानूस ने गाड़ी का अकबी मंजर देखने वाले आईने में देखते हुए कहा, हमारे दुश्मन ये बात जानते हैं कि डॉक्टर मोंग का मुझसे गहरा ताल्लुक है। ये सुर्ख जीप भी किसी दुश्मनी का ही सिलसिला है। इसे डाज देकर बंगले तक पहुंचना होगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो मुझे इस तरह समझा रहा था जैसे मैं कोई बच्चा हूँ। जानूस से हमारा तारफ डॉक्टर
मोंक के दोस्तों की हैसियत से कराया गया था। हमारी असलियत सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मोंक को मालूम थी। न्यू जर्सी से रुखसत होते वक्त मिस्टर हैंग ने सिटी अस्पताल में जो फोन किया था, इसमें डॉक्टर से इसकी थोड़ी सी बात भी हुई थी। मैंने कहा, मिस्टर जानूस, इस सुरख फीते को दुम से बांध कर गली गली घूमना बड़ा मजाक का खेज है। वो मेरी बात में पोशीदा इशारा समझ गया। बोला, फिर क्या किया जाए? दो हाथ। मैंने ठोस लहजे में कहा, तुम्हारा मतलब है हम गाड़ी रोक कर इनसे भिड़ जाएं? गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं और ना ही इनसे भिड़ने की। फिर दो हाथ कैसे किए जाएंगे होंगे? वो अगर चाहेंगे तो इंशाल्लाह जरूर होंगे। पता नहीं तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो उकताहट अमेज अंदाज में बोला। मैंने कहा, सीधी सी बात है, अगर हमारी गाड़ी अपनी स्पीड कम हो जाए तो इन्हें हमारे करीब आने का मौका मिल जाएगा। इस तरह इनकी नीयत खुलकर सामने आ जाएगी। मैं एक लम्हे को सांस लेने की खातिर रुका, फिर बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर वो लोग सिर्फ ये जानने के लिए हमारा ताक़ब कर रहे हैं कि हमारी मंजिल का पता लगा सके तो स्पीड कम होते ही वो हमें या तो ओवरटेक करके आगे निकल जाएंगे या फिर वो भी अपनी जीप की रफ्तार कम करके अकब में कुछ फासले पर आगे बढ़ते रहेंगे। मैंने एक बार फिर तवक्कुफ किया और इजाफा करते हुए कहा, इन केस अगर वो खतरनाक इरादों से हमारे पीछे चले आ रहे हैं तो फिर हमारी रफ्तार कम होते ही वो हमें घेरने की कोशिश करेंगे। आइडिया तो अच्छा है, जानूस ने गंभीर लहजे में कहा, मगर खतरनाक भी है। फिर तुम इन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर बंगले पर ले चलो। मैंने तंजिया लहजे में कहा। मेरा ये तंज जानूस को बहुत बुरा लगा, ताहम इसने अपनी खफगी का इजहार नहीं किया। अपने अंदरूनी एहसासात को छुपाते हुए इसने मोतदल लहजे में कहा, सिंगा सुरख जीप को डाज देकर इनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करो। इसका मुखातब बावर्दी ड्राइवर था। सर, पीछा छुड़ाना अब इतना आसान नहीं रहा, सिंगा ने जल्दी से कहा और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। दरअसल जब मेरी और जानूस के दरमियान बातचीत हो रही थी तो सिंगा ने गैर इरादी तौर पर गाड़ी की रफ्तार कम कर दी थी। इस दौरान में ताक़ब में आने वालों को मौका मिल गया था। इनकी राह इस हवाले से भी हमवार थी कि इस वक्त हम एक गैर मसरूफ सड़क पर से गुजर रहे थे, लिहाजा मुताक़बीन को और ज्यादा आसानी फराहम हो गई थी। कहा जाता है इंसान का पहला तासर ही इसका आखिरी तासर होता है। इस तजर्बे के तहत मैंने और जानूस ने एक दूसरे को पसंद नहीं किया था। हमारी सोच और अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क था। वो डॉक्टर मोंक का मेजबान था और मैं डॉक्टर का मेहमान, लिहाजा हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने पर मजबूर थे। जल्द ही मैंने महसूस कर लिया कि सुरख जीप वाले हमारे सर पर पहुंच गए हैं। वो अब तब में हमें घेरने का इरादा रखते थे। इस जीप में गालबन 4 अफराद सवार थे। मैंने जानूस के चुटकी और ली और संजीदगी से कहा, क्यों ना रुक कर इनसे बात कर ली जाए, पता नहीं वो किस जरूरत से हमारे पीछे आ रहे हैं। इसने घूर कर मुझे देखा लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोला। मैंने सिंगा से कहा, ड्राइवर स्पीड को थोड़ा और बढ़ाओ, फिर अचानक ब्रेक लगा दो। सिंगा ने सवालिया नजर से अपने बास को देखा। इससे पहले कि जानूस इसे किसी किस्म की हिदायत देता, फजाब फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। सुरख जीप में से हमारी गाड़ी के अकबी पहियों पर ब्रस्ट मारा गया था। मैंने मैकान की अंदाज में लियान को अपने बाजू की लपेट में ले लिया और खींच कर नीचे झुका लिया। मुताकबीन दूसरा ब्रस्ट हमारी जिंदगियों के चिरागों को गुल करने के लिए भी फायर कर सकते थे। फायरिंग से हमारी गाड़ी के टायर तो महफूज रहे, ताहम ड्राइवर की बौखलाहट ने इसे लहरा कर सड़क से उतरने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही जाहिर है गाड़ी की रफ्तार भी कम हो गई। इसी असना में सुरख जीप हमारी गाड़ियों के मतवाजी आ गई। वो बहुत ही नाजुक और मोहलक लम्हात थे। मौत के हरकारे सुरख जीप में सवार होकर हमारे सर पर आन पहुंचे थे। जानूस ने चीख कर ड्राइवर से कहा, सिंगा गाड़ी की रफ्तार बढ़ाओ। मैंने सीट पर झुके झुके अपना हाथ आगे बढ़ाया और जानूस के कोट की जेब के अंदर पहुंचा दिया। अगले ही लम्हे मेरे इस हाथ में जानूस की गन आ चुकी थी। जानूस मेरी इस हरकत को महसूस न कर सका। वो इस कदर बौखलाया हुआ था कि इसे ड्राइवर पर चीखने के सिवा किसी और बात का होश नहीं रहा था। इस दौरान में सिंगा ने गाड़ी वापस सड़क पर पहुंचाकर इसकी रफ्तार बढ़ा दी। सुरख जीप वालों ने बेदरेग फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां हमारी गाड़ी की बॉडी में सुराख बना रही थी। एक जानब के टायर बराह रास्त फायरिंग की ज़द में थे। फिर वही हुआ जिसका डर था। मुताकबीन की फायरिंग ने गाड़ी के एक साइड के टायरों को बेकार कर दिया। गाड़ी एक मरतबा फिर बड़े खौफनाक अंदाज में लहराई। मैंने देखा जानूस इस वक्त बहुत गुस्से में था क्योंकि वो अपनी गन से दुश्मन जीप पर फायरिंग करना चाहता था और गन थी कि वो इसके हाथ नहीं आ रही थी। ड्राइवर के लिए गाड़ी को आगे बढ़ाना मुमकिन न रहा तो वो इसे रोकने पर मजबूर हो गया। हमारी गाड़ी सड़क के किनारे रुकी ही थी कि सुरख जीप भी हमारी गाड़ी के सामने आ गई। फिर इसके दरवाजे धड़ाधड़ खुलने लगे। मैंने 2 गन बरदार अफराद को जीप में से निकलकर अपनी जानिब बढ़ते देखा। वो ऑटोमेटिक गनों को बड़े खौफनाक अंदाज में थामे हुए थे। कोई लम्हा जाता था कि वो हमें गोलियों से भून कर रख देते। अगर जानूस ने बर वक्त मेरा मशवरा मान लिया होता तो हम ऐसी सूरत हाल से 2-4 न होते। बहरहाल अब तो इस सूरत हाल का सामना करना था। एक गन बरदार ने सिंगा और जानूस को निशाने पर रख लिया। दूसरे ने हमारी जानिब इशारा करते हुए दुरुस्त लहजे में कहा,
कहा, तुम दोनों बाहर आ जाओ। एक बात तो ये समझ में आई कि वो हम दोनों के गाहक थे, और दूसरी बात ये कि वो हमें जान से नहीं मारना चाहते थे, वरना वो अब तक अपनी गंध को इशारा करके हमें मौत की नींद सुला चुके होते। इन लम्हात में हम पूरी तरह इनके रहमो करम पर थे। मैंने गन को साइड पॉकेट में डालना चाहा तो इसने फंकार से मुशाबा आवाज में कहा, पहले इसे बाहर फेंको। बात खत्म करते इसने आगे बढ़कर खौफनाक गन की नाल मेरे सीने की जानिब उठा दी। मैंने इसके हुक्म की तामील की और जानूस वाली गन गाड़ी से बाहर फेंक दी। थोड़ी देर पहले जानूस इसी गन को अपनी जेब में तलाश कर रहा था। अपनी गन मेरे पास से बरामद होते देखकर इसे हैरत हुई, ताहम इन लम्हात में इसकी हैरत को नोटिस करने का वक्त नहीं था। गन बरदार ने एक मरतबा फिर हमें हुक्म दिया, अब तुम दोनों बाहर आ जाओ जल्दी। मैंने सरगोशियाना अंदाज में ली यान से कहा। मैं दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर निकलूं तुम दोनों सीटों के दरमियान वाक़या खला में को गिरा लेना। फिर मैंने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और एक झटके से इसे खोलकर बाहर आ गया। बाहर निकलते ही मैंने अपने दोनों हाथों को हैंड्स अप होने वाले अंदाज में ऊपर उठा दिया। दरअसल ये एक झांसा था, वो शख्स मेरे झांसे में आ गया। गन बरदार यही समझा कि मैं शराफत का मुजाहरा करते हुए हैंड्स अप हो रहा हूँ, मगर ये समझना इसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक भूल थी। मैंने हवा में हाथ उठाने के साथ ही बिजली की सी सूरत से अपनी लात को भी हरकत दी। अगले ही लम्हे मेरी राइट फ्रंट पुश के गन बरदार के पेट में लगी। वो मेरी तरफ से ऐसे किसी जारहाना अमल की तवक्को नहीं कर रहा था। मेरी शराफत के मुजाहरे को देखकर वो कदरे मुतमिन हो गया था और ये इत्मीनान इसे बहुत महंगा पड़ा। वो पेट में लात खाकर पीछे को गया और अपने दूसरे गन बरदार साथी से जा टकराया। बुखलाहट में इसकी गन गर्ज उठी। ली यान को जो हदायत की थी वो काम आ गई। जानूस भी जान बचाने के लिए डैशबोर्ड के नीचे तकरीबन घुस गया था। बेचारा सिंगा फायरिंग की रेंज में आ गया, इसका वजूद छलनी होकर रह गया। गन बुखलाहट में चली थी, लिहाजा गन बरदार को संभल कर दोबारा फायरिंग करने के लिए लम्हाती मोहलत दरकार थी, मगर मैंने इसे मोहलत न दी। मेरी लेफ्ट राउंड हाउस किक एक झटके से चली और इसके गन बरदार हाथ पर पड़ी। वो अभी पूरी तरह संभल नहीं पाया था कि मैंने एक लंबी साइड किक मारकर इसे दूर फेंक दिया। इस दौरान में पहला गन बरदार उठकर खड़ा हो चुका था। मैच की तरफ मतवज्जो हो गया। वो गन को मेरी जानिब सीधा कर चुका था। मैं फजा में उछला और डबल फ्लाइंग इसके चेहरे पर जड़ दी। वो पीछे को उलट गया। फिर मैंने इसे संभलने का मौका न दिया और हाथ पांव की पे दर पे ठोकरों से इसे धोकर रख दिया। गन इसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरी थी। मैंने आगे बढ़कर गन उठा ली और बड़े खतरनाक अंदाज में सुरख जीप की तरफ बढ़ा। इस दौरान में जीप की तरफ से कोई नया रद्दे अमल सामने नहीं आया था और ये बात पर मुझे हैरत भी थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक जीप में कम से कम 2 अफराद मौजूद थे, मगर जब जीप के करीब पहुंचा तो वो इसे खाली पाया। पता नहीं वो लोग किस वक्त वहां से निकलकर इधर उधर हो गए थे। मैंने पलटकर अपनी गाड़ी की तरफ देखा और ली यान को सरगर्म पाया। वो मेरे छोड़े हुए शिकारों पर हाथ साफ कर रही थी। जानूस अभी तक गाड़ी के अंदर ही दुबका हुआ था। इस तरफ से मुतमिन होने के बाद मैं दोबारा जीप की जानिब मतवज्जो हो गया। इसी लम्हे मुझे कमर पर किसी गन की आहनी नाल का टहुका महसूस हुआ। इसके साथ ही तहकमाना अंदाज में कहा गया, चलो जीप के अंदर बैठो और इससे पहले गन को फेंक दो। मैं हुक्म देने वाले को देख नहीं सका था। गालबन वो जीप सवारों ही का साथी था जो नजर बचाकर होशियारी दिखाकर मैदान कारदार गर्म होते ही जीप से निकलकर इसके पीछे कहीं छुप गया था और अब मौका पाते ही अपनी पनाहगाह से निकल आया था। मैंने मखफी गन बरदार के हुक्म पर गन फेंकने के बाद दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और बड़ी शराफत के साथ जीप की सिमत कदम उठाने लगा। दोनों गाड़ियों के दरमियान 15-20 फुट का फासला आयल था और वो इस जाविये से खड़ी थी कि मेरे साथ होने वाली कार्रवाई को ली यान देख नहीं सकती थी। मैं गन बरदार के आगे चलते हुए जीप के दरवाजे के पास पहुंचा। मज़कूरा दरवाजा खुला हुआ था। गालबन वो शख्स इसी दरवाजे से निकलकर जीप की आड़ में छुपकर खड़ा हो गया था। चलो अंदर। मुझे अपने अक्कब में इसकी गुर्राती हुई आवाज सुनाई दी। मैंने झुककर जीप के अंदर एक कदम रखा और इस तरह हड़बड़ाकर पीछे पलटा जैसे अंदर कोई खौफनाक शय मौजूद हो। मेरी ये हड़बड़ाहट एक सोची समझी फौरी स्कीम के तहत थी। मैंने इसी हड़बड़ाहट के दौरान में बड़ी सफाई से एक रियर किक चला दी। मेरा पांव इसकी गन पर लगा और वो गन समेत पीछे को उलट गया। रियर किक मारते ही मैं फजा में उछला और बैक समरसॉल्ट लगाते हुए इसके ऊपर से गुजर गया। मेरी ये हिकमत अमली मुफीद साबित हुई क्योंकि गन बरदार ने जमीन पर गिरते ही मेरी सिमत फायरिंग की थी। अगर मैं जीप के दरवाजे के पास मौजूद रहता तो यकीनन फायरिंग की जद में आ जाता। मुझे वहां न पाकर वो हैरान हुआ और जमीन पर पड़े पड़े इसने गर्दन घुमाकर मेरी सिमत देखा। इसी वक्त मैंने इसके चेहरे पर एक फुटबॉल किक मारी। मेरा धुआंधार ठुड्डा खाकर वो बिलबिला उठा। मैंने हवा में जंप लगाई और दोनों पांव से इसके सीने पर आ रहा ये एक तरह से डबल पुश किक थी। इसके वजूद ने एक झटका खाया और फिर ताकत हो गया। मेरे पास ये मालूम करने की फुर्सत नहीं थी कि वो दुनिया और माफिया से गाफिल हुआ था या फिर ये दुनिया और माफिया हमेशा हमेशा के लिए इससे रूठ गई थी। इस काम से फारिग होने के बाद मैंने जीप का जायजा लिया और इसे इंसान
इंसानी वजूद से खाली पाया। इसका मतलब यही था, वो सिर्फ 3 अफराद थे। मैं अपनी गाड़ी की जानब बढ़ गया। वहाँ ली यान ने मैदान मार लिया था। जानूस भी गाड़ी से बाहर निकल आया था, लेकिन वो हम 2 हमला आवर मुझे कहीं दिखाई न दिए, जिन्हें मैं ली यान के रहमो करम पर छोड़कर जीप की तरफ बढ़ा था। मैंने सवालिया नजर से ली यान को देखा तो इसने मेरी निगाह का मतलब समझते हुए कहा, भाग गए दोनों। ओह, मैं एक तवील सांस खारिज करके रह गया। जानूस ने कहा, वो कहीं भी भाग जाएं, मैं इन्हें ढूंढ निकालूंगा। हम पर कातलाना हमला हुआ है। मेरे ड्राइवर को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया है। मैं इस मामले की छानबीन करवाऊंगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।